ये दूसरा पार्ट है चैप्टर 4 का, जिसका नाम है सागर के आगर। तो शुरू करते हैं। स्तंभ तालाब के जल स्तर को बताते थे, पर तालाब की गहराई प्रायः पुरुष से नापी जाती थी। दोनों भुजाएं अगल बगल फैलाकर खड़े हुए पुरुषों के एक हाथ से दूसरे हाथ तक की कुल लंबाई पुरुष या पुरख कहलाती है। इंच फुट से यह कोई 6 फुट बैठती है। ऐसे 20 पुरुष गहराई का तालाब आदर्श माना जाता रहा है। तालाब बनाने वालों की इच्छा इसी बीसी को छूना चाहती है, पर बनाने वालों के सामर्थ्य और आगोर और आगर की क्षमता के अनुसार यह गहराई कम ज़्यादा होती रहती है। प्रायः बीसी या उससे भी ज़्यादा गहरे तालाबों में पाल पर तरंगों का वेग तोड़ने के लिए आगोर और आगर के बीच टापू छोड़े जाते रहे हैं। ऐसे तालाब बनाते समय गहरी खुदाई की सारी मिट्टी पाल पर चढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसे और भी दूर यानी तालाब से बाहर लाकर फेंकना भी कठिन होता है। इसलिए बीसी जैसे गहरे तालाबों में तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से तालाब के बीच टापू जैसे एक या एकाधिक स्थान छोड़ दिए जाते थे। इन पर खुदाई की अतिरिक्त मिट्टी भी डाल दी जाती थी। तकनीकी मजबूती और व्यवहारिक सुविधा के अलावा लबालब भरे तालाबों के बीच में उभरे ये टापू पूरे दृश्य को और भी मनोरम बनाते थे। टापू, टिपुआ, टेकरी और द्वीप जैसे शब्द तो इस अंग के लिए मिलते ही हैं, पर राजस्थान में तालाब के इस विशेष भाग को एक विशेष नाम दिया गया है, लाखेटा। लाखेटा लहरों का वेग को तोड़ना ही है। वह तालाब और समाज को जोड़ता भी है। जहाँ कहीं भी लाखेटा मिलते हैं, उन पर उस क्षेत्र के किसी सिद्ध संत, सती या स्मरण रखने योग्य व्यक्ति की स्मृति में सुंदर छतरी बनी मिलती है। लाखेटा बड़ा हुआ तो छतरी के साथ खेजड़ी और पीपल के पेड़ भी लगे मिलेंगे। सबसे बड़ा लाखेटा। आज इस लाखेटा पर रेल का स्टेशन है, सब अड्डा है और एक प्रतिष्ठित माना गया औद्योगिक क्षेत्र भी बसा है, जिसे हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट जैसे भीमकाय कारखाने लगे हैं। मध्य रेलवे से भोपाल होकर इटारसी जाते समय मंडी द्वीप नामक यह स्थान एक जमाने में भोपाल ताल की लाखेटा था। कभी लगभग 250 वर्ग मील में फैला यह विशाल ताल होशंगाशाह के समय में तोड़ दिया गया था। आज यह सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया है, फिर भी इसकी गिनती देश के बड़े तालाबों में होती है। इसके सूखने से ही मंडी द्वीप रहकर एक औद्योगिक नगर बन गया। प्रणाली और सारणी तालाब से जुड़े दो शब्द हैं, जिन्होंने अपने अर्थों का लगातार विस्तार किया है। कभी ये तालाब आदि से जुड़ी सिंचाई व्यवस्था के लिए बनी नालियों के नाम थे। आज तो शासन की भी प्रणाली और रेलों का समय बताने वाली सारणी भी। सिंचाई की प्रमुख नाली जहाँ से निकलती है, वह जगह मुख है, मोखा है और मोखी भी है। मुख्य नहर रजबाहा कहलाती है। बहुत ही विशिष्ट तालाबों की रजबाहा इस लोक के राज से निकलकर देवलोक को भी छू लेती थी। तब उनका नाम रामनाल हो जाता था। जैसलमेर के दूत रेगिस्तानी इलाकों में बने घने सुंदर बगीचे, बड़ा बाग की सिंचाई जैस्तर नामक एक बड़े तालाब से निकली रामनाल से ही होती रही है। यहाँ की अमराई और बाग सचमुच इतना घना है कि मरुभूमि में आग उगलने वाले सूरज यहाँ आता भी होगा तो सिर्फ ठंडक लेने, और वह भी हरे रंग में रंग कर। रजबाहा से निकलने वाली अन्य नहरें बहतोल, बरहा, बहिया, बहा और बाह भी कहलाती है। पानी निकलने के रास्ते पर बाद में बस गए इलाके का नामकरण भी इन्हीं के आधार पर हुआ है। जैसे आगरा की बाह नामक तहसील
सिंचाई के लिए बने छोटे से छोटे तालाबों में भी पानी निकालने का बहुत व्यवस्थित प्रबंध होता रहा है। पाल के किसी हिस्से में आर पार निकाली गई नाली का एक सिरा तालाब की तरफ से डाट लगाकर बंद रखा जाता है। जब भी पानी निकालना हो, डाट खोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने में किसी को पानी में कूदना पड़ेगा, उसकी गहराई तक जाकर डाट हटाना होगा और फिर इसी तरह बंद करना पड़ेगा। इस साहसिक काम को सर्वसुलभ बनाता है डाट नामक अंग। डाट पाल से तालाब के भीतर बना एक छोटा सा लेकिन गहरा हौजनुमा ढांचा होता है। यह वर्गाकार हौज प्रायः 2 से 3 हाथ का होता है। पानी की तरफ की दीवार में जरूरत के हिसाब से 2-3 छेद अलग अलग ऊंचाई पर किए जाते थे। छेद का आकार एक भित्ता या उतना जितना किसी लकड़ी के लट्ठे से बंद हो जाए। सामने वाली दीवार में फिर इसी तरह छेद होते हैं, लेकिन सिर्फ नीचे की तरफ। इनसे पाल के उस पार नाली से पानी बाहर निकल जाता है। हौज की गहराई 8 से 12 हाथ होती है और नीचे उतरने के लिए दीवार पर एक एक हाथ पर पत्थर के टुकड़े लगे रहते हैं। इस ढांचे के कारण पानी की डाट खोलने तालाब के पानी में उतरना नहीं पड़ता। बस सूखे हौज में पत्थरों के टुकड़ों के सहारे नीचे उतरकर जिस छेद को खोलना है, उसी डाट हटाकर पानी चालू कर दिया जाता है। पाल की तरफ वाली नाली से वह बाहर आने लगता है। डाट से मिलते जुलते ढांचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा तक मिलते हैं। नाम जरूरत बदल जाते हैं, जैसे चुकरेंडी, चुरंडी, चोंडा, चौंडा, चुंडा, उरेंड। सभी में पानी बाहर उड़ेलने की है और इसलिए ये सारे नाम उड़ेलने की ही झलक दिखाते हैं। तालाब से नहर में उड़ेला गया पानी ढलान से बहकर दूर दूर ले जाया जाता है। पर कुछ बड़े तालाबों में जहाँ मोकी के पास पानी का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ इस दबाव का उपयोग नहर में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मोकी से निकाला पानी कुछ हाथ ऊपर उठकर फिर नहर की ढाल पर बढ़ते हुए न सिर्फ दूर दूर तक जाता है, वह कुछ ऊपर तक जाता रहता है। वह कुछ ऊपर बने खेतों में भी पहुंच सकता है। मुख्य नगर के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं भी बनाए जाते हैं। इनमें रहट लगाकर फिर से पानी उठा लिया जाता है। तालाब, नहर और कुआं तथा नहर की यह शानदार चौकड़ी एक के बाद एक कई खेतों की सिंचाई से जोड़ती चलती है। यह व्यवस्था बुंदेलखंड में बुंदेलों के समय बने एक एक हजार एकड़ के बरवा सागर, अर्जर सागर में आज भी काम दे रही है। बरवा सागर ओरछा के नरेश उदित सिंह ने और अर्जरपुर सुरजन सिंह क्रमशः सन 1737 और 1671 में बनवाए थे। इनकी नहरें आज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ा रही है। पानी की तस्करी। सारा इंतजाम हो जाए पर यदि पानी की तस्करी न रोकी जाए तो अच्छा खासा तालाब दिखते दिखते सूख जाता है। वर्षा से लबालब भरा, शरद में साफ सुथरे नीले रंग में डूबा, शिशिर में शीतल हुआ, बसंत में झूमा और फिर ग्रीष्म में तपता सूरज सारा पानी खींच लेगा। शायद तालाब के प्रसंग में ही सूरज का एक विचित्र नाम अम्बु तस्कर रखा गया है। तस्कर हो तो सूरज जैसा, और आगर यानी खजाना बिना पहरे के खुला पड़ा तो चोरी होने से क्या देरी। इस चोरी को बचाने की पूरी कोशिश होती है तालाब के आगर को ढालदार बनाकर। जब पानी कम होने लगता है तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा क्षेत्र में फैला रहने से रोका जाता है। आगर में ढाल होने से पानी कम होते हुए भी कम हिस्से में अधिक मात्रा में बना रहता है और जल्दी वाष्प बनकर नहीं उड़ पाता।
ढालदार सतह में प्रायः थोड़ी गहराई भी रखी जाती है। ऐसे गहरे गड्ढे को अखाड़ा या पियाल कहते हैं। बुंदेलखंड के तालाबों में इसे भर कहते हैं। कहीं कहीं इसे बडोर या गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस अंग का स्थान मुख्य घाट की ओर रखा जाता है या तालाब के बीचों बीच। बीच में गहरा होने से गर्मी के दिनों में चारों ओर से तालाब सूखने लगता है। ऐसे में पानी घाट छोड़ देता है। यह अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मुख्य घाट की तरफ प्याल रखने का चलन ज़्यादा रहा है। तब तीन तरफ से पानी की थोड़ी बहुत तस्करी होती रहती है, लेकिन चौथी मुख्य भुजा में पानी बराबर बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु बीती नहीं कि बादल उमड़ने लगते हैं। आगोर से सूरज पानी चुराता है तो सूरज ही पानी देता है।